अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़ारूक बलोच और आप मुझे देख रहे हैं आज लाइव। आप मुझे देख रहे हैं आज टीवी की डिजिटल ट्रांसक्रिप्शन पे। सॉरी। बहुत देर से बाद लाइव कर रहा हूँ, मुझे याद नहीं रहा। आप मुझे देख रहे हैं आज न्यूज़ की डिजिटल ट्रांसमिशन पे लाइव। और आज हम बजट का ब्रेक डाउन करेंगे जो गवर्नमेंट ने आज अनाउंस किया है। अगले साल हुकूमत जो है वो 9,500 अरब रुपए तकरीबन जो है वो ख़र्च करेगी पाकिस्तान की आवाम पे। इसका मतलब ये है कि अगर हम पाकिस्तान की जो आबादी है 22 करोड़ 70 लाख उसको ले लेते हैं तो हर इंसान के ऊपर, हर फ़र्द के ऊपर तकरीबन 42,000 रुपये ख़र्च होंगे। ये इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है, क्योंकि जो जितनी आसान मैंने मैथ कर ली है कि बजट के फिगर को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया, इतना आसान नहीं होता। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता। बजट को समझने से पहले आप नोट करें, हर इंसान का बजट होता है। आपका भी बजट होता है, स्टूडेंट हो या आप अगर मतलब अपने फैमिली के ब्रेड विनर है, आपका बजट होगा। किसी कंपनी का भी बजट होता है, इसी तरह हुकूमत का भी बजट होता है। आपकी जो आइंदा आने वाला मंथ होता है या साल होता है, उसमें आप अंदाज़ा लगाते हैं कि ये मेरी जो है आमदनी होगी और यहाँ से मैं कमाऊँगा, ये मेरे अखराजात होंगे, यहाँ मैं ख़र्च करूँगा। अगर आप ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और कमा कम रहे हैं तो ऑब्वियसली आप ख़सारे में हैं, आपका डेफिसिट है। अब वो ख़सारा पूरा करने के दो तरीके हैं, या तो आप अपनी आमदनी बढ़ाएं। मिसाल के तौर पे अगर आप फैक्ट्री में काम करते हैं तो आप ओवर टाइम लगाएंगे ताकि थोड़े ज़्यादा पैसे कमा सकें। या अगर आप टीचर हैं तो कोई आप एक आध एक्स्ट्रा कोर्स पढ़ा लेंगे कि उस ओवर टाइम मिल जाए, या शाम में ट्यूशन पढ़ा लेंगे, ज़्यादा रेवेन्यू अपनी आमदनी बढ़ा के उसको पूरा करेंगे। अगर आप ये नहीं कर सकते क्योंकि मुश्किल लग रहा है, कोई काम नहीं मिल रहा, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने खर्चे कम कर लें। यानी अब कुछ खर्चे तो ऐसे हैं जो आप कम कर ही नहीं सकते। आप घर का किराया वो आपको देना ही देना है, ज़ाहिर है, वरना आपसे छत छीन ली जाएगी। बिजली, गैस, पानी के बिल आपको लाजमी देने हैं हर सूरत में। खाना पीना, ज़ाहिर है, ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना भी ज़रूरी है। तो ये अखराजात तो अवॉइड नहीं हो सकते। फिर अखराजात आप कहाँ कट करते हैं? आप आइडेंटिफाई करते हैं कि गैर ज़रूरी ख़र्चे कौन से हैं, या ऐसे कौन से ख़र्चे हैं जो शायद ज़रूरी हैं लेकिन फ़िलहाल रोके जा सकते हैं। मसलन घर की मेंटेनेंस करनी है, आप रोक लेंगे। नए कपड़े बनवाने आप कहते हैं छोड़ो यार, बाद में बनवा लूँगा। बाहर घूमने फिरने जाते हैं हर महीने या हर साल, बड़ा एक फैमिली वेकेशन करते हैं, ये खर्चे आप रोक सकते हैं। आपको पता है इनको रोकने से मामला चलते रहेंगे। फिर गैर ज़रूरी खर्चे भी होते हैं। मिसाल के तौर पर आप बहुत सारी अयाशियाँ कर रहे होते हैं, मतलब बाहर जाके खाने पीने खा रहे होते हैं रोज़ाना। हम कहेंगे चलो घर में पका लो यार, सस्ता पड़ेगा। तो ये तरीका होता है। हुकूमत भी इसी तरह एक साल को प्लान करती है, यानी आइंदा साल में हुकूमत की आमदनी कहाँ से होगी, सॉरी, आमदनी कितनी होगी और ये आमदनी कहाँ से आएगी। टैक्सेस की सूरत में आएगी और नॉन टैक्सेस की सूरत में आएगी। इसी तरह इसको ख़र्च कैसे किया जाएगा और कहाँ ख़र्च किया जाएगा। अगर पाकिस्तानी हुकूमत की बात कर ली जाए तो सालों से हमारा यही हाल है कि हमारे अखराजात ज़्यादा हैं और हमारे जो आमदनी है वो कम होती है, यानी खसारे में होते हैं, जिसको हम बजट का खसारा या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। तो उस सूरत में अब अगर हुकूमत फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये खर्च करती है तो उसमें से 25 या 26 रुपये जो है वो उधार के होते हैं और 73-74 रुपये जो है वो उसकी रेवेन्यू से होते हैं। और वो रेवेन्यू का भी टारगेट जो रखा जाता है, अगर वो पूरा ना हो तो ये जो खसारा है ये बढ़ जाता है। तो इस बार भी कुछ ऐसे हुआ है। लेकिन मैं पिछले 2-3 सालों से बजट का ब्रेकडाउन इसी अंदाज में करो, इस दफ़ा मैंने सोचा कुछ मुख्तलिफ किया जाए। यानी कि आज से 10 साल पहले जो हुकूमत की तरजीहात थी, क्योंकि बजट से पता चलता है कि हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। जब आप खसारे में हैं, आपके अखराजात ज़्यादा हैं और आमदनी कम है, तो आपको, जैसे मैंने शुरू में मिसाल दी, हर एक शख्स रिलेट कर सकता है कि जब हाथ में थोड़े पैसे होते हैं तो आपने बहुत संभाल के इस्तेमाल करने होते हैं, और जो बहुत ज़रूरी काम होते हैं उस पर आपने खर्च करने होते हैं। तो हुकूमत का भी यही हिसाब है। तो 10 साल पहले हमारी तरजीहात क्या थी, क्योंकि जब आप खसारे में होते हैं तो आप जिस तरह से पैसे खर्च कर रहे हैं उससे आपके सलीके का पता चलता है, फिस्कल मैनेजमेंट का पता चलता है कि आप कितने अच्छे इकनॉमिक मैनेजर हैं। और आपकी तरजीहात का पता चलता है कि मिसाल के तौर पर अगर आप फ़जूल खर्चे जो है वो कम नहीं कर रहे और काम की चीज़ें कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अच्छा मैनेज नहीं कर रहे। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए मैंने सोचा कि 2013 यानी आज से 10 साल पहले जो बजट था उसमें जो मोटे मोटे नंबर्स थे उनको आज के बजट से कंपेयर किया जाए। अब नंबर्स बहुत सारे हैं लेकिन कुछ मैथ के रेशोज़ वगैरह अप्लाई करके और 100 रुपये को हम अपनी बेस बना के उनका मवाजना करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि 10 सालों में हमारी प्रायोरिटीज़ जो है उसमें कितना फ़र्क आया, यानी हुकूमत की तरजीहात क्या है। 10 साल पहले पैसे किस तरह खर्च किए जा रहे थे और किस तरह से कमाए जा रहे थे, आज किस तरह खर्च किए जा रहे हैं और किस तरह से कमाए जाएंगे। एक बात में जहन में रखें कि आज से 10 साल पहले जो 100 रुपये की वैल्यू थी वो आज नहीं है। मसलन एक मिसाल दे देता हूँ कि 10 साल पहले 2013 में अगर दूध 75 रुपये का किलो था तो आप 100 रुपये में 1 किलो से ज़्यादा ख़रीद सकते थे। लेकिन आज 170 रुपये किलो है तो आप 100 रुपये में 1 किलो भी नहीं ख़रीद सकते। तो पैसे की वैल्यू सेम नहीं है। तो ज़रूरी ये होगा कि हम तनासब देखें कि जो हुकूमत की रिसोर्सेज है, यानी उसके हाथ में जितने पैसे हैं
उसकी परसेंटेज या उसके तनासुब से वो कितने पैसे किसको दे रही है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि तरजीहात क्या हैं। क्योंकि ये एक आर्गुमेंट आ सकती है कि भाई महंगाई हो गई है, तो अगर खर्चे बढ़े हैं तो महंगाई भी हो गई। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा जो मोटा नंबर है वो तो यही है कि 9,500 अरब खर्च होने वाले अगले साल। ऑब्वियसली हर किसी पे, जो मैंने बताया कि 42,000 ऐसे इतना आसान नहीं होता, किसी को ज़्यादा मिल जाता है, किसी को कम। 2013 में जो हुकूमत एक साल में पैसे खर्च करी थी वो 3,200 अरब रुपए थे। ये कितने गुना ज़्यादा हैं उसके मुकाबले में? 3 गुना ज़्यादा है। यानी ये 10 साल में जो हुकूमत का ओवरऑल जो आउटले है बजट का, अखराजात हैं, वो 3 गुना आप कह लें बढ़ गए हैं, 300%। अच्छा, दूसरी तरफ जो उसकी आमदन है यानी रेवेन्यू, वो 2013 में 2719 अरब होती थी और अब वो 7,000 अरब है। इसमें भी आप कह लें कि तकरीबन 3 गुना इजाफा है उसी रेशो से। अच्छा, अब यहाँ पर जो खसारे की सूरत हाल है वो ये है कि पहले हम जो है वो 484 अरब रुपए जो है खसारा जो होता था वो बोरो करके उधार उठा के हम पूरा करते थे। और अब हम तकरीबन 2400 अरब, कह लें कि 2500 अरब जो है, तकरीबन 2,500 अरब, वो हम उधार लेके खसारा पूरा करते हैं। अगर हम प्रोपोर्शन रेशो को देखें, यहाँ पे बड़ा फ़र्क है। क्योंकि मैंने कहा ना कि जो पहले के 100 रुपये थे 10 साल, और वो आज के 100 रुपये बराबर नहीं है। लेकिन अगर आप परसेंटेज के हिसाब से देखें कि जो हुकूमत टोटल पैसे खर्च कर रही है, 10 साल पहले उसका सिर्फ 15% उधार उठाती थी। यानी हर 100 रुपये में से हुकूमत 15 रुपये उधार के खर्च करती थी, 85 रुपये अपनी जो रिसोर्सेज से कलेक्ट करती थी वो खर्च करती थी। आज 2023 में जो इन्होंने बजट दिया है उसके हिसाब से जो है 26 रुपये उधार के हैं। यानी हर 100 रुपये में से 26 रुपये उधार के, और ये पिछले 2-3 साल से यही लेवल है, 26-27 रुपये का। तो 10 सालों में 15 रुपये के उधार से हम 26 रुपये के उधार पर आ गए। ये 100 का रेफरेंस मैं बार बार दूंगा, आम आदमी को समझ में आएगा, क्योंकि मैं लाइव कर रहा हूँ, मेरे पास आपको वो चार्ट्स वार्ट्स बना के दिखाने का तो ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल, और एज ए गेस्ट स्पीकर मैं कर रहा हूँ, तो ये भी एक चैलेंज है। जी, ये पहला बड़ा नंबर हो गया रेवेन्यू का, और जो टोटल एक्सपेंस है। और मैंने बजट का खसारा भी बता दिया। यानी 10 साल पहले 100 रुपये में से आप कह लें कि 15 रुपये उधार के होते थे, 85 आपके अपने होते थे। आज 74 रुपये आपके अपने हैं, 26 रुपये उधार के। और ये सारे उधार के पैसे जो है, इसको डेफिसिट ही कहते हैं, ये जो हमारा अखराजात जो बढ़ते हैं आमदनी से। अच्छा, अब इसके अंदर खर्च कैसे करेगी हुकूमत, यहाँ उसकी तरजीहात पता चलती हैं कि किसको कितने पैसे दे रही है, ताकि अंदाज़ा हो। मैंने वैसे कहा था ना कि वैसे तो बनते हर किसी के हिस्से के 42,000, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो वापस जाते हैं, जो सबसे बड़ा खर्चा है हुकूमत का वो है बैरूनी कर्ज़ों, सॉरी बैरूनी कह रहा हूँ, टोटल कर्ज़ों की अदायगी, जिसमें बैरूनी भी हैं लोकल भी हैं। लोकल कर्ज़े ज़्यादा हैं, बैरूनी थोड़े कम होते हैं एज परसेंटेज ऑफ टोटल इसकी अदायगी। तो 9 साल पहले ये 925 अरब थे, और अब ये जो हैं 3,950 अरब हैं। ये 4 गुना इजाफा है तकरीबन। ठीक है, आप ये कह लें कि, और अगर हम परसेंटेज में देखें जो हुकूमत के टोटल अखराजात हैं, तो पहले जो है 10 साल पहले हम अपने जो टोटल अखराजात हैं उसका 29% कर्ज़ों की अदायगी में खर्च करते थे। और आज यानी 10 साल बाद ये बढ़कर 42% हो गया है। यानी कि आपके हाथ में अगर 100 रुपये हैं तो 29 रुपये आपने जिनसे उधार लिए वो उनको देने होते थे 10 साल पहले। और अब नौबत ये आ गई है, क्योंकि हम कर्ज़े इतने बढ़ाते जा रहे हैं, तो ओवरऑल जो पेमेंट एक्यूमुलेट होती जा रही हैं, तो अब हम अपने जो टोटल रिसोर्स उसका 42% दे रहे हैं। तो रुपये की वैल्यू 10 साल में जितनी भी इन्फ्लेशन हो गई वो आप एडजस्ट करें, वो एक अलग इशू है, उस पर मैं डिटेल में नहीं जा रहा। लेकिन ये तो नज़र आ रहा है कि जो टोटल आपके हाथ में पैसे हैं उसका जो खर्चा कर रहे हैं उसका 29% करते करते अब आप 41-42 पर आ गए, जो आपको कर्ज़ों की अदायगी देनी है। यानी 100 रुपये में से आपके 42 रुपये तो यही निकल गए। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद जो दूसरा बड़ा हमारा एक्सपेंस है, कुछ मोटे मोटे उनमें से आप कह लें सूबों को अच्छा खासा पैसा जाता है। अ, ये पहले 47% होता था टोटल का, अब तकरीबन जो है 43% हो गया। इसमें कमी आई है जो सूबों को दिया जाता था। अ, इसके बाद डिफेंस की अगर हम बात कर लें, यानी जो दफाई बजट है, और इसमें पेंशन नहीं शामिल है, सिर्फ डिफेंस और सर्विसेज का बजट है। जो डिफेंस की पेंशन है वो अलग होती हैं, इसमें शामिल नहीं है। अच्छा, सरप्राइजिंगली इसमें 10 साल में 1% कमी आई है। 17% होता था। फ़ौज के बजट पर अक्सर शोर भी उठता है। अब बीच में क्या ट्रेंड रहा है ये मैं नहीं देख पाया, क्योंकि 1-1.5 घंटे में जितना मुझे समझ आया, कंपैरिजन मैंने इन 2 ईयर्स का किया, तो 16% होता था टोटल एक्सपेंसेस का, यानी 545 अरब। अब ये होता है 1523 अरब। तो वैसे तो 3 गुना बढ़ा है, यानी 545 अरब से 1523 अरब, 5 गुना से थोड़ा कम होगा। तो सॉरी, 3 गुना से थोड़ा कम होगा। अमाउंट में बहुत बढ़ गया है, लेकिन अगर टोटल रिसोर्सेज का देखें तो 1% गिरा है। अब मैं इसकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाह रहा, ये आवाम पे छोड़ते हैं, वो जज कर लें इसको।
अच्छा जी, बिकॉज़ मुल्क का दिफा है ज़रूरी, ठीक है, लेकिन इस पे बहस हो सकती है कि ये सही है या नहीं है। प्रोविंसेस का भी सेम है कि जो कम हुए हैं प्रोविंसेस को पैसे कम दिए जा रहे हैं। अगेन इस पे भी बहस हो सकती है कि प्रोविंसेस क्या ज़िम्मेदारी से नहीं इस्तेमाल करते जो उनको कम दिए जा रहे हैं पैसे। अगेन ये भी मैं इस पे नहीं कर रहा, बट ये आपको रेशो बता दिया मैंने। आगे चलते हैं। सब्सिडीज़, सब्सिडीज़ के ऊपर बड़ी पॉलिटिक्स होती है। सब्सिडीज़ जो हैं, अब पिछले दिनों सबने देखा पेट्रोल सब्सिडी को लेके बड़ी सियासत की गई। दोनों हुकूमत ने जब मुखालफत में होते हैं तो वो पेट्रोल सब्सिडी की जो है सॉरी पेट्रोल के पैसे पड़ने पे जो शोर मचा रहे होते हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो ख़ुद भी वही काम करते हैं। तो जब रियलिटी फेस करनी पड़ती है आपके हाथ में, जब मैनेजमेंट आती है फाइनेंसिस की, तो फिर आपको पता होता है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। पेट्रोल सब्सिडी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ओवरऑल सब्सिडी की बात करते हैं जी, ये 202 अरब होती थी तकरीबन, अब ये 700 अरब हो गई हैं। तो ये भी तकरीबन कह लें 3 गुना इजाफा है सब्सिडीज़ के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं यस, रेवेन्यू, आमदनी कहाँ से आएगी। एक मैंने चीज़ मिस कर दी है शायद, सिविल गवर्नमेंट का एक्सपेंस, तो उसको भी देख लेते हैं अगर मैंने कहीं ये नोट लिया हुआ हो तो। अम, हाँ जी, ये 2013 में होता था 301 अरब, नहीं सॉरी 30 अरब होता था शायद। और अब ये बढ़ के लेटेस्ट नंबर, क्योंकि हुकूमत ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, शायद स्पीच में था, आई थिंक 500 अरब किया है, कितना मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये भी काफ़ी बड़ा है सिविलियन एक्सपेंस। अब आते हैं जी रेवेन्यू साइड पे। ये तो हो गए कि खर्चे कैसे हो रहे हैं हुकूमत के। ठीक है, अब ज़ाहिर है ये पैसे जो खर्च कर रहे हैं ये आएंगे कहाँ से, ये आवाम ही देगी। इसमें जो टोटल टैक्स कलेक्शन हो रही है वो दस साल पहले जो होती थी वो तकरीबन 2700 अरब होती थी, 2700 अरब। और अब जो है वो 7000 अरब हो गई है। ये भी 2.5 गुना इजाफा है, यानी पाकिस्तानी 10 साल के अंदर 2013 के मुकाबले में आज 2.5 गुना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं। और इसमें जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, यानी जो आपकी इनकम पे लगते हैं, यानी अमीर पे जो टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्सेस का बड़ा चंक जो है वो इनकम पे लगता है, यानी जो आपकी सैलरी में से पैसे कट के जाते हैं हुकूमत को और आपको जो तनख्वाह मिलती है वो वाले टैक्स। बिजनेसेस हैं उनके प्रॉफिट पे जो टैक्स लगते हैं, इनकम टैक्स, और कुछ और तरीके से भी लगता है प्रॉपर्टी वगैरह में, स्टॉक मार्केट डिविडेंड वगैरह पे। तो ये जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, जो अमीर यानी जो ज़्यादा कमा रहा है उस पर ज़्यादा लगता है। और ये आई थिंक पॉज हो गया था फॉर टेक्निकल रीज़न, मैंने रिज्यूम कर दिया है। वापस आते हैं, आप आमदनी की बात हुई टैक्स कलेक्शन की। तो ये आप समझ लें कि 10 साल में 2.5 गुना ज़्यादा टैक्स आप पे कर रहे हैं। और कहाँ 2700 अरब आप टैक्स में देते थे और अब आप 7000 अरब दे रहे हैं। इसके अंदर डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं, उसकी जो शरह होती थी वो 58% होती थी, सॉरी 34% होती थी 10 साल पहले, यानी जो इनकम पे लगते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि आप ये कह लें कि अमीर और गरीब की तफरीक नहीं करते, यानी सेल्स टैक्स हो गया, पेट्रोलियम लेवी हो गया, आपके और मुख्तलिफ़ सर्विसेज टैक्स हैं, मोबाइल फ़ोन के ऊपर लगते हैं और आपके स्पेंडिंग पे लगते हैं, परचेजेस पे लगते हैं। ये सारे जो है ना, ये सारे वो टैक्सेस हैं जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। और अगर ये हुकूमत लगाती है तो ये टारगेटेड नहीं होते, ये जो भी आप अखराजात कर रहे हैं ऑब्वियसली ये कंज्यूमर को पे करने पड़ते हैं। इसकी शरह 58% होती थी और ये बढ़ के अभी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ था और मैं उसको देख नहीं पाया, लेकिन लास्ट ईयर तक भी मुझे पता है ये 60% से ज़्यादा थी, ये भी बढ़ी है। तो हुकूमत जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी समझ लें कि जो निचला तबका उससे ज़्यादा टैक्सेस वसूल करती है। अच्छा, इनडायरेक्ट के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है और ये बहुत अहम है, जो कि पेट्रोलियम लेवी। अब सबको पता चल गया पेट्रोल टैक्स क्या चीज़ है और उसके ऊपर पॉलिटिक्स होती है। ये हुकूमत के पास एक पॉलिटिकल टूल भी है, एक रेवेन्यू कलेक्शन टूल भी, यानी इससे आमदनी भी बढ़ाते हैं और इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी होती है। अगर पेट्रोल सस्ता करते हैं तो पॉपुलर डिसीजन है कि भाई हुकूमत को आवाम की परवाह है, पेट्रोल सस्ता कर दिया, ठीक है। महंगा करते हैं तो इनको टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करनी होती है। नॉर्मली इलेक्शन में जाते हुए हमेशा कम किया जाता है और इलेक्शन जब करके अगली हुकूमत आ जाती है तो वो बढ़ा देती है, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्ट करनी होती है। और इलेक्शन से पहले कम करने का मकसद होता है कि आवाम के वोट्स और उनकी सैम्पति ली जाए। तो इसको बड़ा यूज़ किया जाता है और हर हुकूमत करती है। अब इसका अगर आप देखें तो ये 120 अरब था 10 साल पहले, यानी 10 साल पहले जो पाकिस्तानी अवाम है उससे पेट्रोल टैक्स की सूरत में 120 अरब लिए जाते थे। आज 2023 का जो आया उसके तो मैंने कहा अभी वो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हुआ तो वो मैं देखूंगा, लेकिन पिछले साल तक जो इसका रेशियो था, और वो बढ़ेगा, अभी देखें 60 रुपये बढ़ाएं तो पिछले साल से बढ़ेगा ही, लेकिन 2022 से भी अगर हम कंपेयर करें 610 अरब रुपए थे। तो 120 अरब से आप 610 अरब पर आ गए हैं पेट्रोलियम लेवी में। और ये पाकिस्तान का हर वो शख्स पे कर रहा है जो मोटरसाइकिल चला रहा है,
जो अपनी कार चला रहा है और वो भी पे कर रहा है जो ये नहीं चला रहा, जनरेटर में डाल रहा है पेट्रोल, या फिर ये और जो है ना, समझ लें कि आप यूँ कह लें कि ये एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जो सब पे लग रहा होता है तकरीबन, ठीक है। सो ये आपका 5 गुना बढ़ गया, 120 अरब से आप उठकर 610 अरब, 610 अरब के ऊपर आ गए। और अगर परसेंटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस देखें तो जो हुकूमत सॉरी, जो टैक्स कलेक्शन का जो परसेंटेज है ये 4.5% होता था, यानी हुकूमत जो आपसे टैक्स कलेक्ट करती थी उसका ये 5% से भी कम था। और अब जो मैं एक इकोनॉमिस्ट को सुन रहा था आज, मैंने लेटेस्ट नंबर तो नहीं देखा, वो बता रहा है कि ये 20% से भी ज़्यादा है। तो कहाँ आप 5% से कम देते थे और अब 20% ज़्यादा दे रहे हैं, तो ये भी तकरीबन 5 गुना कह सकते हैं कि आप 4 गुना 5 गुना बढ़ गया है। तो ये तो कुछ मोटे मोटे नंबर का ब्रेकडाउन था। बाकी कुछ और चीज़ें भी देखी हैं, बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने सैलरी का स्लैब जो है वो चेंज किया है। जो सैलरी वाले लोग हैं, पहले मिनिमम थ्रेशोल्ड ये था कि 6 लाख से ऊपर जिसकी सालाना इनकम है तो उसको टैक्स देना पड़ता। 6 लाख को 12 से डिवाइड कर लेंगे, आपकी मंथली इनकम आ जाएगी। लेकिन कहना है उससे 6 लाख से ऊपर वालों पे टैक्स लगना शुरू होता था, फिर उसके मुख्तलिफ ब्रैकेट से 5%, 7.5%, फिर 10%, 12.5%, इस तरह से प्रोग्रेसिव स्लैब्स थी। अब इन्होंने ये कर दिया कि 6 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दिया, यानी साल में जो 1 लाख से, यानी महीने का 1 लाख से कम जो कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। उससे ऊपर जो कमा रहा है उसकी ब्रैकेट ज़ाहिर है वो टैक्स ब्रैकेट में आ जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा। तो ये एक चीज़ की है सैलरी क्लास के लिए। अच्छा, उसके अलावा 2,000 रुपये का स्टाइपेंड अनाउंस किया है कि हर महीने उनको मिलेगा जो 40,000 से कम पैसे कमाते हैं। कुछ डेटाबेस हुकूमत के पास मौजूद है जैसे BISP वगैरह, उनको तो ऑटोमेटिकली दे दिए जाएंगे, बाकी कुछ लोग ये ऐड करेंगे उसके अंदर। तो ये उनको 2,000 पर मंथ मिलेगा। वैसे तो 2,000 में आजकल कुछ नहीं होता, लेकिन बहरहाल कुछ आ ही रहा है, जा तो नहीं रहा। तो ये उन्होंने एक टारगेटेड सब्सिडी सोची है देने के लिए। इसके अलावा कुछ अमीरों के हवाले से भी चीज़ें की हैं। मिसाल के तौर पे जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर टैक्स लगाया है कि अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू जो है वो 25 मिलियन, जो कि कितनी बनेगी, 2.5 करोड़ शायद, हाँ 2.5 करोड़ से अगर ऊपर है, और अगर आपका वो जो प्राइमरी घर है वो नहीं, सेकंड, यानी एक से ज़्यादा घर है, तो दूसरे घर की वैल्यू अगर 2.5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसकी जो भी मार्केट वैल्यू है उसका 5% जो है वो आपकी इनकम माना जाएगा, और उसके ऊपर शायद 1% टैक्स लगेगा। अगेन ये भी मैंने तफसील से नहीं देखा, लेकिन जो मुझे मोटा मोटा समझ आया वो ये है। तो ये प्रॉपर्टी पे टैक्स लगेगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी में एक और टैक्स इंट्रोड्यूस करा है कि अगर आप जो घर लेते हैं 1 साल के अंदर अंदर आप उसको बेचते हैं, क्योंकि प्रॉपर्टी में आपको पता है लोग ये बड़ा धंधा करते हैं, लिया बेचा, फाइलें घुमाई, पैसे बनाते हैं। इस तरह से इसका एक नुकसान ये होता है कि प्राइसेस आर्टिफिशियली ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि इतनी डिमांड नहीं होती है जितने जो है वो सेल हो रही होती है, यानी बिक रही होती है, ट्रांजैक्शन होती है, उसके से प्राइस ऊपर चले जाते हैं। तो ये शायद उसको रोके, अगर ये इम्प्लीमेंट करने में कामयाब होते हैं। उसमें यह है कि 15% कैपिटल गेन टैक्स देना होगा अगर आप 1 साल के अंदर अंदर प्रॉपर्टी बेचते हैं, ख़रीदने के 1 साल के अंदर। एक ये किया है। अच्छा, उसके अलावा सोलर इक्विपमेंट पे बड़ी बहस हुई थी। मैंने पिछले दिनों अपने चैनल पे एक वीडियो भी डाली थी, अपने प्राइवेट चैनल पे, आरिफ हबीब साहब का इंटरव्यू था। तो उस पर बात हुई थी, सोलर पैनल के इक्विपमेंट पे ड्यूटीज़ थी, क्योंकि एक तरफ जब ऑयल और ये बिजली इतनी महंगी हो रही है तो सोलर को इनकरेज करना चाहिए, दुनिया में हर जगह हो रहा है। उसका इन्होंने एक ये डिसीजन दिया है कि उसकी इम्पोर्ट पे ड्यूटीज़ एग्जेम्प्ट कर दी हैं, तो उससे प्राइस पे फ़र्क आना चाहिए कि अब जो इम्पोर्ट होगा इक्विपमेंट सोलर पैनल का वो सस्ता होना चाहिए। तो ज़ाहिर है प्राइस थोड़ा नीचे आएगी तो इनकरेज होंगे लोग। सस्ती एनर्जी है, रिन्यूएबल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और उसमें आई थिंक कुछ फाइनेंसिंग भी रखी गई है कि जो 200 यूनिट से कम यूज़ करते हैं उनको लोन का भी शायद ऑप्शन दिया जाएगा, कितने परसेंट पे ये मैं श्योर नहीं हूँ। ये काम किया गया है। हुकूमत ने कुछ कॉस्मेटिक मेजर भी लिए हैं जो पॉपुलर डिसीजन होते हैं। मसलन उन्होंने कहा है कि जो हुकूमत के मुलाजमीन है वो नई गाड़ियाँ नहीं ख़रीद सकते, बैन कर दिया है। उनका जो पेट्रोल अलाउंस था उसको 40% कम कर दिया है। साथ ही एक और मेजर ये लिया है कि जो फ़ॉरेन ट्रिप्स हैं, जो ज़रूरी ट्रिप्स हैं उसके अलावा, यानी जो मस्ट अटेंड ट्रिप्स हैं उसके अलावा सारे ट्रिप्स बैन कर दिए हैं, बैरूनी दौरे। अब ये डिसाइड करना भी एक अलग इशू है कि कौन सा ज़रूरी है कौन सा नहीं है। बहरहाल लेकिन ये पॉपुलर डिसीजंस हैं, अगर इम्प्लीमेंट, ये भी ज़रूरी होते हैं यार, ख़र्चा कम ही होगा ना, बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन अगर करें तो। उसके अलावा एक और चीज़, कुछ और जो रेगुलर हमारा एक टूल होता है, मतलब महंगी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाना, 1600 सीसी से ऊपर वाली, वो किया है शायद। और सिगरेट पर टैक्स बढ़ाया है। तो सिगरेट पे वैसे एक अलग बहस हो सकती है, क्योंकि सिगरेट पे जब टैक्स बढ़ाया जाता है तो अगेन वो भी एक तरह से स्मगलिंग होती है, उसको रोका नहीं जाता, वो इनकरेज हो जाते हैं। और उसमें ये एक इशू आता है कि अगर स्मगलर को, जिस पे टैक्स लग रहा है फॉर्मल सेक्टर पे, तो वो बेसिकली ज़ाहिर है उस पर टैक्स लग रहा है तो उसकी चीज़ महंगी हो जाती है, और जो टैक्स एवेड कर रहा है, स्मगल कर रहा है, उसकी चीज़ सस्ती रहती है। तो मार्केट में उसको एडवांटेज होता है, वो ज़्यादा बेच पाता है, क्योंकि जब चीज़ बहुत महंगी होती है तो लोग उस तरफ मूव कर जाते हैं। तो मेरे ख़्याल में ये मोटा मोटा ब्रेक डाउन था। और आज के लिए मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी है। और
अगर दोबारा मौका मिला तो आज टीवी की जो डिजिटल चैनल है उस पर दोबारा कभी लाइव आने का मौका मिला तो फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। क्वेश्चंस हों तो ज़रूर कमेंट्स में छोड़ें एंड आई ट्राई टू सॉर्ट ऑफ रिस्पॉन्ड। बाद में आके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा जहाँ तक पॉसिबल हुआ, फ़ौरन नहीं, चंद दिन में थोड़ा बिजी हूँ बट उसके बाद। और ये मोटी मोटी बात थी। बजट की भी बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई होंगी। लोग चीज़ें पढ़ते हैं, डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं। अगले 1-2 दिन में, 3 दिन में आज टीवी को भी आप फॉलो कीजिएगा। इनकी आएंगी ख़बरें, आप पढ़ते रहिएगा, आपको चीज़ें पता चलती रहेंगी क्या क्या हुआ है। चले जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।